सो स्टूडेंट्स, अब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है वेपर कंप्रेशन सिस्टम। सो वेपर कंप्रेशन सिस्टम हमारे चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर के नाम से हमें दो चीज़ें पता लग रही हैं, एक तो वेपर है, सेकंड कंप्रेशन है। वेपर मीन्स जहाँ आप वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हो, और सिर्फ वाटर का नहीं, किसी का भी वेपर फॉर्म हो। और कंप्रेशन मीन्स जब हम उसे कंप्रेस कर देते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के उसके मॉलिक्यूल को पास ले आए। तो जहाँ वेपर को कंप्रेस करके कूलिंग इफेक्ट मिले, उस सिस्टम को बोलते हैं हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम। ठीक है। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम एक तरीके का हमारा रेफ्रिजरेटर ही है, ऐसा रेफ्रिजरेटर जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम के ऊपर वर्क करे। तो अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो मैं इसमें चीज़ें नोट करवाऊंगा, वो आप साथ साथ नोट कर लेना। तो पहली चीज़ क्या है इसमें कि व्हाट इज़ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज़ द सिस्टम in which low pressure vapor from the evaporator change into high pressure vapor and create cooling effect। ओके। तो ये डेफिनेशन है, थोड़ा इजी करके मैंने दे दिया, और बाकी आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट फर्स्ट दो लाइनें लिखनी हो कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज़ द इम्प्रूव्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। अब वेपर कंप्रेशन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप ही बताइए, आप ही सोचिए कि एक होता है इवेपोरेशन, एक होता है वेपोराइजेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस क्या है? आप अपना टाइम लीजिए, वीडियो पॉज करके, और आप आंसर सोच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, मान लेते हैं आपका कहीं पानी रखा हुआ है, आप उस पानी को गर्म करो। पानी जब गर्म होगा तो गर्म होने के बाद क्या होगा? इसके वेपर्स बाहर निकलेंगे। कितने डिग्री पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, ये हम सबको पता है। ओके। तो जहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। ओके, वेपोराइजेशन। तो द प्रोसेस इन विच वाटर कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और सीधा सा हम बोल सकते हैं जहां वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ बॉइलिंग इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ओके। नाउ सेम ही कंडीशन ले रहा हूं मैं, सेम कंडीशन, जैसे कि मान लिया वही पानी है, सेम, और उस पानी को मैंने हीट नहीं किया और बाहर इन्वायरमेंट में रख दिया। ठीक है, धूप में रख दिया बाहर। अब सोचिए, ये वाटर भी तो खत्म हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। अब बारिश का पानी, बारिश होती है, पानी इकट्ठा होता है,
पानी भी वेपराइज हो जाता है। तो वो जब पानी वेपराइज हुआ है, क्या वो वेपराइज 100 डिग्री पे हुआ है? क्यों? 100 डिग्री पे तो चांस ही नहीं है, मैंने तो हीट तो किया ही नहीं, हीट तो यहाँ था ही नहीं। और अगर यहाँ हीट नहीं है और फिर भी वेपोराइजेशन हो रहा है, कब? 100 डिग्री से पहले हो रहा है। सोचो, यहाँ जो वेपोराइजेशन हो रहा है वो 100 डिग्री से पहले हो रहा है। तो यहाँ वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ है बिफोर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ध्यान रखना, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। तो डेफिनेशन के थ्रू हमें ये चीज़ तो क्लियर होगा, व्हाट इज वेपराइजेशन एंड द प्रोसेस इन विच वाटर कन्वर्टेड टू वाटर वेपर बिफोर 100 डिग्री सेल्सियस, sorry, at 100 degree Celsius, that is called vaporization. And the process in which water converted to water vapor before 100 degree Celsius is called evaporation. अब देखिए, हमें जो गर्मियों में हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते के लिए हमें क्यों बोला जाता है, क्यों एडवाइस किया जाता है कि वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? इसका एक रीज़न ये है कि कॉटन क्या करता है, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वहाँ पसीना एब्जॉर्ब होगा तो पसीना वेपराइज भी होता है। अब ये बताओ, वो जो वेपराइजेशन हुआ है, कन्वर्ट हुआ है वाटर से मॉइस्चर उसमें वेपर में, क्या वो 100 पे हुआ है? हमारी बॉडी 100 तक पहुंची हुई थी? बिल्कुल नहीं। तो वहाँ हम वेपराइजेशन नहीं बोलेंगे, वहाँ हम इवेपोरेशन बोलेंगे। वहाँ हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन की सबसे अच्छी बात क्या है, मान लेते ये बॉडी है, ये कोई ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को, ये ह्यूमन ही समझ लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को पसीने आ रहे हैं। अब जब इसे पसीने आएंगे तो होगा क्या, जो स्वेट है उसको वेपर होने के लिए 100 डिग्री की तो ज़रूरत है नहीं। ये 100 से पहले जितना भी स्वेट है ये क्या होगा? वेपराइज होगा, सारा का सारा वेपराइज, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेशन बोलते हैं ना इसको, इवेपोरेट होगा। जब ये सारा का सारा स्वेट इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेशन किस वजह से होगी? इवेपोरेशन होगी क्योंकि ये जो स्वेट है ये अपने पास जो भी हीट प्रेजेंट है ना यहाँ, उस पूरी की पूरी हीट को ये ले लेता है, उस पूरी की पूरी हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर ये हीट को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा तो क्या आपके इस ऑब्जेक्ट के पास यहाँ अगर हीट एब्जॉर्ब होके जा चुकी है तो क्या हीट बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी। और जब हीट रहेगी नहीं यहाँ पे तो ये आसपास कौन सा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा? कूलिंग इफेक्ट। तो ध्यान रखना, इवेपोरेशन से हमेशा कौन सा इफेक्ट क्रिएट होता है? कूलिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो हीट इस बॉडी के आसपास थी, जो हीट इस बॉडी के आसपास थी, उस हीट को तो जो स्वेट था वो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसने यूज़ कर दिया। यहाँ भी जो स्वेट था वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसने यूज़ कर दिया। यहाँ भी जो स्वेट था उसने हीट को वेपर में कन्वर्ट कर लिया, अपने आप को वेपर में कन्वर्ट कर लिया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब यहाँ हीट बची ही नहीं तो अब कौन सा इफेक्ट क्रिएट होगा? कूलिंग इफेक्ट। तो ध्यान रखना, इवेपोरेशन से हमेशा कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो जब पसीने आते हैं और जब पंखा चलता है या हमें कोई कूलर के सामने रखते हैं तो उस समय हमें ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। क्यों? उस समय इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो इवेपोरेशन ऑलवेज क्रिएट कूलिंग इफेक्ट। तो यहाँ मैं ये इवेपोरेशन आपको क्यों बताया है, उसको बताने का रीज़न ये है कि जो आपका प्रिंसिपल होता है ना, इसका प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत वेपर कंप्रेशन सिस्टम का, वो प्रिंसिपल बेसिकली वेपर या इवेपोरेशन प्रोसेस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल लिख लीजिए, लिखिए, द प्रिंसिपल ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम is based on the fact is based on the fact that evaporation
इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट। ओके, तो जैसा इवेपोरेशन में होता था ना, हम वही प्रोसेस यहाँ यूज करते हैं। ओके, अब चलिए फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम क्या होता है, क्या क्या फंक्शन होता है। तो फंक्शन से पहले इसमें लिख लीजिए आप वेरियस पार्ट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो मैं आपको कुछ पार्ट्स यहाँ शो करके दिखाऊंगा। तो पहले लिख लीजिए कौन कौन से पार्ट है। पहला है कंप्रेसर, वेरियस पार्ट कंप्रेसर। पहला है कंप्रेसर, नेक्स्ट है इवेपोरेटर, फिर कंडेंसर, एंड फोर्थ इज थ्रॉटलिंग डिवाइस। तो ये आपके चार है। ये आप ये फिगर ड्रॉ कर सकते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम में। वीडियो को पॉज करिए और ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए। तो अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि बेसिकली आपका प्रोसेस होगा कैसे। देखिए, सबसे पहला आपका क्या है, आपका वेपर यूज़ करते हैं तो उस वेपर में सबसे पहले कौन सी चीज़ आएगी, इसको बोलते हैं हम कंप्रेसर। ये जो कंप्रेसर है ये क्या करता है, ये जो हम वेपर लेके आ रहे हैं ना उसको कंप्रेस कर देता है। तो प्रोसेस 1 से 2 किसका प्रोसेस है, कंप्रेसर का। जब ये प्रोसेस 1 से 2 तक वो वेपर कंप्रेस होके आया तो अगला क्या होगा, अगला होता है आपका कंडेंसर। जो आपने फिगर बनाई उसी में देख सकते हैं आप कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, देखो नाम से पता लगा, कंडेंस, कंडेंस मतलब क्या होता है, ठंडा करना। तो ठंडा कब होगा, जब उसके अंदर से क्या बाहर निकल जाए, हीट बाहर निकल जाए। तो जैसे ही 2 से 3 प्रोसेस तक पहुंचे तो 2 से 3 प्रोसेस का काम किसने किया, कंडेंसर ने। आगे जैसे हमने आगे गए तो हमारा जो अगला है उसका नाम है एक्सपेंशन वॉल्व। एक्सपेंशन वॉल्व, ध्यान रखना है, एक्सपेंशन वॉल्व सिर्फ क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है और कुछ नहीं। हमने जैसे यहाँ हीट रिजेक्ट की तो कंडेंसर में हो सकता है कि प्रेशर डाउन हो गया हो, और प्रेशर डाउन होगा तो जो मूवमेंट होगी वो वेपर की कम स्लो हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ यूज़ करते हैं एक्सपेंशन वॉल्व, जिसका नाम थ्रॉटलिंग वॉल्व भी होता है। जब हीट इस थ्रॉटलिंग वॉल्व के थ्रू पास होगी तो यहाँ एंथैल्पी, हीट, किसी चीज़ का चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का चेंज आएगा। इनिशियल जो प्रेशर था वो प्रेशर फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 3 से 4 कौन सा प्रोसेस किस में हुआ हमारा, एक्सपेंशन वॉल्व या थ्रॉटलिंग वॉल्व में। जब ये आगे गया तो अगला पार्ट जो हमारा है वो होता है इवेपोरेटर। अब इवेपोरेटर मीन्स इवेपोरेट करना, और इवेपोरेटर इवेपोरेट कब करेगा, जब वो हीट को क्या करे, ऐड करे। तो यहाँ आपकी हमेशा हीट ऐड होती है इवेपोरेटर में, और जैसी वो हीट ऐड हो जाएगी सेम यही प्रोसेस वापस रिपीट होगा। कहाँ जाएगी हीट, कंप्रेसर में। तो ये हीट 4 to 1 वापस चलेगी कंप्रेस होके, और यही प्रोसेस लगातार बार बार चलता रहता है। अब देखो ना, इसने हीट एब्जॉर्ब की, आसपास से हीट ली, जैसी हीट ली क्या हुआ, एवोपरेशन हुआ। हीट लेते ही कंप्रेसर उसे कंप्रेस कर देगा, और जो हीट उसने खुद ली थी वो कहाँ से निकली, कंडेंसर से निकल गई। तो हीट हम मान लो यहाँ पे है, एज्यूम कर लो हम यहाँ बैठे हैं, तो हमारे पास से एवोपरेटर क्या कर रहा है, हीट ले रहा है। कंप्रेसर ने हीट ली और कंडेंसर उसे क्या कर देता है, बाहर रिजेक्ट कर देता है। तो हमें क्या इफेक्ट मिलेगा, हमें मिलेगा कूलिंग इफेक्ट। ओके, हमें मिलेगा कूलिंग इफेक्ट। तो ध्यान रखना, ये वेपर कंप्रेशन की साइकिल है। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे कि ये जो वर्किंग होती है वो
होती किस तरीके से है। तो इसमें आप कुछ पॉइंट लिख लीजिए जो मैं लिखवाने वाला हूँ। लिखिए, प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 is a compressor process in which refrigerant get compressed। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? वो जो ठंडा करने में हमारा हेल्प करता है ना, जो वेपर है उस वो। नाउ प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 प्रोसेस 2 to 3 is condenser process in which heat is rejected, in which heat is rejected। Process 3 to 4 is a throttling process in which there is a change of pressure, in which there is a change of pressure, no enthalpy change takes place, no enthalpy change takes place। And process 4 to 1 is evaporation process in which heat is absorbed and evaporation take place। ठीक है, तो देखिए लास्ट प्रोसेस में एवोपरेशन हो गया, और अभी हमने पढ़ा है एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। तो एवोपरेशन हुआ और हमें क्या मिल गया? कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया और हमें कूलिंग मिल गई। तो ये जो 4 प्रोसेस में जो साइकिल हमारी कन्वर्ट होती है, इसी को हम वेपर कंप्रेशन साइकिल बोल रहे हैं। देखिए ना, यहाँ कंप्रेस हुई है, कौन? वेपर कंप्रेस हुई है। वेपर को कंप्रेस कर दिया, वेपर के अंदर से हीट निकाल दी, वापस एवोपरेट करके वेपर को हमने वापस एवोपरेट किया और वापस वेपर कंप्रेस हो रही है। तो यही प्रोसेस बार बार चलने लगता है। तो ये डायरेक्शन है आपकी प्रोसेस की। और कैसी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना, जो भी आपकी रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स होते हैं उन सबकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब मेरा आपसे सवाल है, सीओपी कितनी होगी इसकी? अब ध्यान रखना, आपको पता होगा सीओपी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। क्या था सीओपी की डेफिनेशन? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ओके, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब ये बताओ, आपको जो आपकी ज़रूरत का इफेक्ट है वो कौन से पॉइंट में मिल रहा है? सोचिए, मैं फिगर बनाता हूँ फिर से, सोचिए आप। ध्यान रखना, ये पूरी लाइन 1 के लिए हमने यूज़ की है। 1, ये पूरी 2 के लिए, पूरी यहाँ से यहाँ तक 3 के लिए, पूरी यहाँ से 4 तक के लिए। ये कंडेंसर था, ये कंप्रेसर है, ये एक्सपेंशन वाल्व है, और ये आपका इवेपोरेटर। तो आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए था? आपको चाहिए था कूलिंग इफेक्ट। और कूलिंग इफेक्ट आपको कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है? आपको कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है इवेपोरेटर की वजह से। तो इवेपोरेटर आपको कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, तो कौन से प्रोसेस में आपको कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है? 4 से 1। तो आपका जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो है 4 से 1 प्रोसेस तक है। और हाइयर कौन से? हाई कौन है? हाई है 1। तो H1 माइनस H4 करेंगे फॉर्मूले में। ठीक है, अपॉन वर्क इनपुट। आप इन चारों प्रोसेस में वर्क कहाँ दे रहे हो? ठीक है, आप वर्क दे रहे हो कंप्रेसर को। ठीक है, तो आपने वर्क कहाँ दिया? कंप्रेसर। तो कंप्रेसर
कौन से प्रोसेस के बीच में काम कर रहा है? 1 और 2 के बीच में। तो हाइयर कौन है? 2 और 1। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस का फॉर्मूला दिखाता हूं। ये देखिए, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट कहाँ मिला था? इफेक्ट इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर कौन से पॉइंट के बीच में काम कर रहा था? H1 माइनस H4। ठीक है, H1 हाइयर है, हीट बढ़ गई ना, एंथैल्पी बढ़ गई है, इसलिए हाइयर बोला। नंबर की वजह से हाइयर नहीं बोला, हीट बढ़ गई है इसलिए हाइयर बोला है। वर्क इनपुट कौन सा वर्क दे रहे हैं हम? H2 अपॉन में H2 माइनस H1। ठीक है, क्यों? वर्क इनपुट हमने कहाँ दिया था? कंप्रेसर में दिया था। ओके, तो अब ये फॉर्मूला उतार लेना और लिख लेना। H क्या है? H है एंथैल्पी। H है एंथैल्पी। तो H1 फर्स्ट की, H4 फोर्थ की एंथैल्पी सेकंड की, तो H को डायरेक्टली आप लिख लीजिए, H क्या है? एंथैल्पी है। उनके साथ ये कुछ फॉर्मूले यहाँ लिख लेना कि कंप्रेसर का जो एंथैल्पी होती है। अब देखिए, कंप्रेसर कहाँ से कहाँ काम किया था आपका? कंप्रेसर किया था ये रहा कंप्रेसर 2 और 1 के बीच में। तो देखना, कंप्रेसर का फॉर्मूला क्या लिखा है? वर्क हुआ है ना कंप्रेसर के ऊपर, तो क्या फॉर्मूला लिखा है? H2 माइनस H1, 2 में से 1। अब फिर से बात करते हैं, इवेपोरेटर की बात करते हैं। तो इवेपोरेटर बताइए कौन से प्रोसेस के बीच में काम कर रहा है? 4 और 1 के बीच में। तो H1 माइनस H4, क्योंकि 1 हीट ज़्यादा है 4 से, H1 माइनस H4। 1 की हीट 4 से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हीट ऐड करने के बाद H1 बन रहा है। तो ये इवेपोरेटर की हुई। फिर कंडेंसर की देखिए, कंडेंसर किस किस के बीच में काम कर रहा है? ये कंडेंसर था, किस किस के बीच में काम कर रहा है? 3 और 2 के बीच में। तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या लिखा होगा? देखिए, H2 माइनस H3। ओके, और ये क्या है? थ्रॉटलिंग वाल्व। ठीक है, थ्रॉटलिंग वाल्व, या जो आपका लास्ट प्रोसेस था। अब आपने देखा थ्रॉटलिंग वाल्व में मैंने क्या बोला था? H3 और H4 बराबर है, ये 4 लिख दिया, ये H है, H4 है। ओके, H3 इक्वल्स टू H4। तो हमने अभी तो बात की कि जो आपका एक्सपेंशन प्रोसेस होता है ये वाला, ये एक्सपेंशन प्रोसेस सिर्फ प्रेशर का चेंज करता है, एंथैल्पी का चेंज नहीं करता। यहाँ एंथैल्पी आपकी बराबर है। ओके, सो यहाँ तक हमने ये समझ लिया है कि आपका वेपर कंप्रेशन सिस्टम क्या है, जहाँ की हम वेपर को कंप्रेस करके यूज़ करते हैं हम कूलिंग इफेक्ट के लिए। और प्रिंसिपल क्या है? इवेपोरेशन वाला, कि व्हेन एवर देर इज़ अ इवेपोरेशन देर इज़ ऑलवेज अ कूलिंग इफेक्ट। ओके, ये जो डायग्राम, जो फॉर्मूले मैंने बताए, ये सब उतार लीजिए। ओके, एंड नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिए। नोट्स मैं आपको डिक्टेट भी कर रहा हूँ और आप साथ साथ बनाते भी रहिए। किसी को इनमें से नोट्स बनाने हो तो आप इनमें से भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। ओके, तो 4 प्रोसेस हमने पढ़े: कंप्रेशन, कंडेंसन, एक्सपेंशन और वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, यहाँ वेपोराइजेशन ना होके इवेपोरेशन होना चाहिए। ओके, ये उस वेपोराइजेशन को ही इवेपोरेशन बोल रहे हैं।